दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं राजगोपाल सिंह वर्मा जी, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं। आपने भारत सरकार के साथ भी और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी काम किया है। 30 साल का उनका एक अनुभव है लेखन का, सरकारों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए। उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग की जो उत्तर प्रदेश पत्रिका, मासिक पत्रिका निकलती थी, उसके वो संपादक रहे और अब वो उपन्यास के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित नाम है। बेगम समरू का सच उनका पहला उपन्यास था और अभी तक उन्होंने 26 उपन्यास लिख लिए हैं। फिरंगी राजा एक नया उपन्यास है जिसका आज विमोचन और उस पर चर्चा नेशनल बुक फेयर जो बलरामपुर ग्राउंड में लगा हुआ है लखनऊ में, उसमें है। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग उस पुस्तक पे चर्चा करें और साथ ही राजगोपाल वर्मा जी का जो पूरा ये लेखन की उसके बारे में भी चर्चा करें। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। लेखन के क्षेत्र में खासतौर से सरकारी सेवाओं में रहते हुए आमतौर पे बहुत कम लोग लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। आपने कैसे इस काम को किया, थोड़ा शुरुआती दौर बताइए। देखिए, लेखन की बैकग्राउंड मेरी पहले से थी। मैंने 1980 में जी पत्रकारिता का कोर्स उस समय किया था जब भारत में 2 या 3 विश्वविद्यालयों में वो कोर्स होता था। हाँ। तो उसके बाद मैं दिल्ली में रहा, जब भारत सरकार की नौकरी में था, स्वास्थ्य विभाग में रहा। वहाँ मैं छोटे छोटे आर्टिकल लिखने का मुझे शौक था। मैंने आर्टिकल मेरे जितने भी बड़े समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, उन दिनों इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन वो आर्टिकल मेरे इतने अच्छे माने गए कि दैनिक उन दिनों नवभारत टाइम्स, जनसत्ता का जो संडे मैगजीन थी उसके मेन आर्टिकल कई बार मेरा होता था। इसी तरह नवभारत टाइम्स की या हिंदुस्तान की, राष्ट्रीय सहारा में, फिर अंग्रेजी में भी मैंने लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर मैगजीन उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान थी, धर्मयुग थे, कादम्बनी थी। इनमें मेरे आर्टिकल वो छपने लगे। कहानियाँ मैंने नहीं लिखी। अच्छा। मैंने केवल उस समय के माहौल के हिसाब से और कुछ वैज्ञानिक किस्म के मैंने लेख लिखे, क्योंकि मेरा उस समय जो पोस्टिंग थी वो स्वास्थ्य विभाग में थी और स्वास्थ्य विभाग में वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध थी। उसमें सब इंटरनेशनल जर्नल्स, लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह वो सब मिल जाती थी, तो उसको अध्ययन करना बहुत आसान होता था। तो उसी के आधार पर मैंने काम किया और आपको यकीन नहीं आएगा, इतना काम किया कि जितनी मेरी भारत सरकार से सैलरी मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे उस फ्रीलांसिंग से और क्योंकि वहाँ पर 5 डे वीक होता था, तो पूरा समय ऑफिस को देते थे और सैटरडे संडे को मैं लाइब्रेरीज में बैठता था, कभी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, अमेरिकन सेंटर में या और जगह। फिर बाकी ऑफिस वर्क में बीच में टाइम निकाल के अपनी लाइब्रेरी में से को देखता था और नोट्स बनाता था और सैटरडे संडे को या ऑफिस से अलग टाइम में घर पर लिखता था। हाथ से लिखा दिखता, क्योंकि उन दिनों कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर का भी वो दिक्कत थी, टाइपिंग आती नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखा गया मेरा। और उसी के आधार पर मेरे अगले सिलेक्शंस होते चले गए। इवन यहाँ भी जब मैं गया पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उन्होंने कहा हम तो जानते हैं आपको तो आर्टिकल हमने आज ही पढ़ा, एक एक्सपर्ट ने कहा। इसी तरह कन्हैयालाल नंदन जी नवभारत टाइम्स के वो थे, वो एक इंटरव्यू में बैठे थे यूपीएससी में गैजेटेड पोस्ट के लिए, उन्होंने मेरा वहाँ सिलेक्शन किया। तो ये सब था पहले से, लेकिन यहाँ आकर ना मैं कोई आर्टिकल लिख पाया था लखनऊ आकर, ना कुछ और काम कर पाया, मन में रहता था। और यहाँ की समय पद्धति आप जानते हैं तो अलग किस्म की, वो मैंने इसके बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद लिखना शुरू किया। जी। तो बेगम समरू का सच ये पहला उपन्यास आपका था जी। कहाँ से इस कैरेक्टर को आपने खोजा और क्या मन में था कि इसके प्रति हम ये लिखें? असल में बेगम समरू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस बड़े क्षेत्र में उनका राज चला।
इसके बारे में यहाँ के लोग इसलिए कम जानते हैं कि अवध से उनका ज़्यादा वास्ता नहीं रहा। लेकिन वहाँ अगर आप किसी को मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और गाज़ियाबाद, अलीगढ़, उन लोगों को पूछे किसी को तो सब बता थोड़ा कोई पढ़ा लिखा आदमियों को जरूर उनके बारे में जानता होगा। बेगम सब्रू उस पीरियड की एक नवाब थी वो। उनको शाह आलम का जब शासन था, मुगल बादशाह, और उनके पति एक विदेशी यायावर थे। अच्छा। और वो ट्रेनिंग देते थे सेनाओं को। तो उनको बादशाह शाह आलम ने प्रसन्न होकर, उन्होंने एक लड़ाई में उनको ऐसा साथ दिया था, उनको ये जागीर भेंट की थी सल्तनत की। अच्छा। और वो इनको कहीं इनसे प्रभावित हो गए, किसी जगह मिले, तो उन्होंने इनको अपनी बेगम बनाने का प्रस्ताव रखा और इनकी शादी हो गई। उसके कुछ साल बाद वो साथ रही, जहाँ भी आते थे। तो उनका तो वो आगरा के गवर्नर थे, उन दिनों आगरा प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे। तो वो वहाँ उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनकी सेना ने खुद ही बादशाह को प्रस्ताव दिया कि ये इसकी कमांड अब आप बेगम सब्रू को दे दीजिए, हम सब उनके अंडर में काम कर लेंगे। बादशाह तैयार हुए और उसके बाद उसने उस लेडी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आप ये समझिए कि उसने मुगलों के साथ काम किया, मराठे जब हावी हुए उनके साथ भी काम किया, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1836 में उनकी डेथ हुई टाटा। तो उसकी कहानी बड़ी रोमांचक है। आप अभी मेरठ के पास सरदना जगह है, आज भी उनका बनाया हुआ। बाद में वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई थी। अच्छा। उनका जोहाना नोबिलिस रखा। अच्छा। उन्होंने एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया, जो उस समय उत्तर भारत का एक बड़ा विशाल चर्च था। आज भी वो बहुत सुंदर अवस्था में खड़ा है। अच्छा। लोग ये जो किताब जो छपी, क्या इसकी पाठकों ने कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही और मेरी उम्मीद से भी अच्छी रही। और वो मुझे लगता है कि इसलिए थी, मैंने इसका नाम रखा था, इसका टाइटल था बेगम सब्रू का सच। क्योंकि अभी तक जितनी किताबें, ऐसा नहीं है कि इस पर किताबें ना लिखी गई हैं। इस विषय पर बहुत किताबें लिखी गई, लगभग 12 किताबें तो मैंने पढ़ी, जिसमें से कुछ हिंदी में है, कुछ अंग्रेजी में है, और तमाम लेख वगैरह मिलते हैं। इवन नेशनल ज्योग्राफिक ने भी, एक डिस्कवरी ने भी इन पे छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं। अच्छा। लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप से किसी ने काम नहीं किया। सबने इनको एक ऐसा कैरेक्टर जिसको आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं, इस तरह का इनको दिखाया। ऐतिहासिक तत्वों की तोड़ मरोड़, ऐतिहासिक तत्व उसमें नहीं रखे। अच्छा। और मैंने जो ध्यान दिया, मैंने ये ध्यान दिया कि उन लोगों ने जिस एंगल को छोड़ा है और जो इनकी वास्तविकता है, जो बेगम के बारे में लोगों को जानना चाहिए और सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, मैंने उसको केंद्रित करते हुए लिखी। और मुझे खुशी है कि अब मेरे सब संदर्भ दिए इसमें, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मन से, अगर उनमें कोई अच्छाई नहीं थी तो उसका भी उल्लेख किया। वो किस तरह की कई बार क्रूर बन जाती थी, कई, अब उनका एक किसी सैनिक अधिकारी से संबंध था, लेकिन लोगों ने दूसरे से भी जोड़ दिया था, दूसरे का कोई मुझे डिटेल नहीं मिली और वो सब तथ्य गलत पाए गए। तो वो चीज़ें, हाँ, लेकिन जनता के लिए उन्होंने तो अच्छे काम किए, कल्याणकारी काम किए। और खास बात ये थी कि 58 साल के उनके राज में कहीं कोई लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हुई, लोगों को शिकायतें नहीं थी, अच्छे से ध्यान रखती थी, बहुत गरिमापूर्ण ढंग से रही। तो ये बड़ी बात थी। यही कह सकते हैं कि महिलाओं के राज में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सुरक्षित रहता है। उनके राज में तो रहा, ये बात तो कह सकते हैं। हाँ। कोई ऐसी बड़ी बात कहीं दिखाई नहीं दी इसमें पूरे इतिहास में। अच्छा, कुछ और इसके बाद जो आपकी किताबें चर्चित रही, जिन्हें आपको लिख के बहुत अच्छा लगा? मैंने बहुत किताबें लिखी और हर किताब में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। जो पहली किताब में हालांकि कुछ ज़्यादा ही मेहनत रही है, क्योंकि पहली बार थोड़ा आत्मविश्वास कम रहता है, डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए।
लेकिन जब एक किताब लिख लेते हैं तो फिर समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें किस तरह से उस समय बचाने के लिए कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद मैंने रानी दुर्गावती पर लिखी किताब। फिर अभी मैंने मेरी पेंगुइन से नई किताब आई थी, स्वर्णा। स्वर्णा है रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन की बायोग्राफी। अच्छा। रविन्द्रनाथ टैगोर से वो 11 साल बड़ी थी और उनका नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, संपादन और मतलब कविता हर फील्ड में, साहित्य के हर फील्ड में दखल था। अच्छा। परंतु उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर इतना बड़े नाम हो गए थे, उनके नाम में दब जाता है। उनके नाम में अब उनके परिवार की वो बड़ी सदस्य थी, वो दब गई। बाद में उन पर काम हुआ और कई चीज़ें निकल के आई। इसमें एक चीज़ ये भी निकल के आई कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं उनको आगे बढ़ने से रोकने का काम किया। सत्ता जो है तो वो उनका कहना था कि अरे इनको कोई एक्सपोजर तो है नहीं, क्या ये लिखेंगे। लेकिन उनकी किताबों पे, उनके लेखन पर विदेशों में भी स्टडी हुई है, पेपर्स लिखे गए हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के माने गए हैं। तो उस पर पूरी किताब मेरी वो बड़ी चर्चित हुई है, स्वर्णा नाम से। अच्छा। आज जिस किताब का विमोचन है, फिरंगी राजा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए क्या है। फिरंगी राजा एक ऐसे ब्रिटिश यायावर की कहानी है जो वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में अफसर था। वो लेफ्टिनेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, मेरठ में पोस्टेड था, मेरठ छावनी में। ये बात है जो 1857 के पहली क्रांति से भी पहले, लगभग 1840 के आसपास की बात है। वहाँ उसका किसी अपने साथी लेफ्टिनेंट से विवाद हुआ, उसने उससे आक्रोश में आकर गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद क्योंकि इनका जो नियम कानून और उनकी व्यवस्था थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो लोग किसी को छोड़ते नहीं थे, चाहे उनका अपना आदमी हो चाहे बाहर का कोई हो। तो इसकी खोज हुई है, वहाँ से फरार हो गया अपनी राइफल लेके और वहाँ से गायब हो गया। और गायब होकर किसी तरह से इसने पहाड़ों पर गढ़वाल का अपना रास्ता पकड़ लिया और गढ़वाल में ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ कोई पहचान न सके, बहुत ऊंचाई पर। ये इतनी दूर है कि आप समझिए कि वहाँ आज भी जाने के रास्ते बड़े कम हैं। अच्छा। हर्षिल एक जगह है, वहाँ पर वैसे उनका ITBP का एक कैंप भी है और आधे टाइम वहाँ बर्फ पड़ता रहता है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। तो इसने वहाँ के जंगलों में अपनी जगह बनाई। फिर ये वहाँ के अपने जीविका के लिए कुछ करना था, तो जानवरों को मार कर उनकी खाल को साफ करके उन्हें बेचने लगा। फिर इसने कलकत्ता के व्यापारियों से संपर्क स्थापित किया, वहाँ भेजा। फिर वहाँ से और पैसा मिला, फिर विदेश भेजने के लिए उसने काम किया। इस तरह से उसने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया। फिर वो वहाँ के टिहरी के राजा से मिला। उसने कहा कि मुझे आप कुछ यहाँ पे ऑफिशियली कुछ शिकार करने की परमिशन दे दो, तो मैं कुछ आपको एक गिफ्ट ले गया। उनको 10 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, करेंगे कुछ। फिर अगली बार उनसे मिला तो उसने कहा कि मुझे ये पेड़ काटने की कुछ आप जंगलों का वो दे दीजिए। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता, लीज पे जैसा कहते हैं, वो उनको मिल गया। और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने इतना पैसा कमाया। और चांस की बात ये थी, उन दिनों जो रुड़की के पास गंग नहर है उसका निर्माण हुआ था, वो भी एक अंग्रेज अफसर का हुआ था। उससे इसने दोस्ती गांठ ली। उसमें लकड़ी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वो स्थानीय लकड़ी बहुत महंगी पड़ती है। वहाँ पर भरपूर लकड़ी थी देवदार की। अच्छा, वे लोग भी तैयार थे कि हम ला देंगे यहाँ से, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत थी। इसने क्या तरीका अपनाया, इसने वहाँ से नदी में बहा के और अपने जगह जगह पे लोग इकट्ठे, ये तो
टेक्निक अब भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन शुरुआत इसने की। शुरुआत से। इसने अपने थोड़ी थोड़ी 10-10 मील दूर पे अपने कैंप बनाए, वो आगे बढ़ाते रहते हैं और ये रास्ता इसका सफल हो गया। हरिद्वार में आरा मशीन लगाई, सहारनपुर में अपना एक ऑफिस बनाया और उनके साथ भी थोड़ा एक तरह से पार्टनरशिप की। पैसा वैसा अपना कुछ लगा नहीं इसका, और जो इसको इनकम हुई वो बेतहाशा हुई। अच्छा। इसी बीच में इसको मालूम चला कि ये रेलवे लाइन बनने जा रही है। पहली बार जब रेलवे लाइन बनी, उसके लिए जो स्लीपर्स पड़ते हैं, लकड़ी के लकड़ी के स्लीपर होते थे, अब तो उसके अब तो सीमेंटेड होते हैं, कंक्रीट के। तो वो उसकी ज़रूरत पड़ने लगी, तो इसने वहाँ भी वो अपनी जगह बनाई। उनको कहा कि मैं मेरे से सस्ते रेट में कोई दे नहीं सकता, और वहाँ देखा कि ठीक है, और इसने उनके लिए काम किया। इस बीच में राजा को समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, लोग आंदोलन करने लगे कि ये तो बर्बाद कर देगा, यहाँ से सारे जंगल काटते हैं। तो राजा ने कहा नहीं भाई, ये नहीं चला गया साहब, आपने तो एग्रीमेंट किया क्या? नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, ये एग्रीमेंट कैंसिल समझ। उसने कहा ठीक है, ज़्यादा लड़ने से क्या फायदा। ये बड़ा परेशान हुआ, पैसा उसने ठीक कमा लिया था लेकिन ये इसने सोचा, तब तक इसने अपना मामला वो जो था इसका क्रिमिनल वाला वो सेटल करा दिया था। अच्छा। तो ये चला गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में रहा 1 साल 1.5 साल रहा। वहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं, वहाँ तो इनके जैसे पता नहीं कितने थे, तो इनको मज़ा नहीं आया। फिर ये लौट के आया और ये इसने 2 काम किए। एक तो और सफ़ेद राजमा की वैरायटी वो लेके आया कि उसका बीज ये वहाँ के वातावरण के हिसाब से वो उपयुक्त रहेगा, वो लाया। और एक खास किस्म के सेब की पौध लाया, सेब के पेड़ की। वो पेड़ आज भी वो वहाँ पे उसने लगवाए थे और लोगों को दिए। तो आज भी वो सेब ऐसा है कि आप अगर कमरे में रखें 6 महीने तक वो खराब नहीं होगा। विल्सन एप्पल के नाम से आज भी महसूस उसका चर्चा होती है और बिकता है वो 600 रुपये 800 रुपये किलो के हिसाब से एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट ने भी, उद्यान विभाग ने भी उसके लिए वहाँ पे अलग से रिसर्च यूनिट और बनाई कि क्या है इसमें। और इनकी उम्र जो है 150 साल 50 साल होती है आज पेड़ की। हाँ, आज 150 साल से ज़्यादा हो गए, 180 साल हो चुके हैं और वो पेड़ अभी भी फल दे रहा है, बिल्कुल स्वस्थ। तो ये किया और उसने वो राजमा होया, फिर लोगों को दिया। फिर दोबारा से उसने कोशिश की एक बार, तो राजा को तो चाहिए था पैसा, खाली बैठे इन लोगों को काम तो करना नहीं होता। उसने दोनों जब आया तो उसने बड़े उससे स्वागत किया, अरे आओ यार तुम खाते हम तो। और फिर उसने फिर दोबारा कहा, तो कहना भाई कहना कुछ करा दीजिए, तो कहना नहीं ठीक है कर दूंगा, लेकिन इस बार तुमको जो है कुछ ज़्यादा पैसा देना। उसने कहा ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, 5000 रुपये दिए। पहली बार 150 रुपये दिए थे, 150 रुपये में उसने जंगल दे दिए थे उसे। अब उसने 5000 रुपये दिए और 500 स्वर्ण मुद्राएं, और उसके बाद उसने तो जो तबाही मचाई वहाँ पर, उसने जंगलों को खाली कर दिया और इतना काम किया उसने। अच्छा एक बात तो ये थी कि उसने शादी जो की वहाँ के लोकल महिला से की, उसके बच्चे नहीं हुए, उसकी सेवा की, उसने बहुत ध्यान रखा। तो फिर उसने दूसरी शादी की, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो दूसरी से 3 बच्चे हुए। और वो पैसा कमाने के चक्कर में उसने बड़े बड़े महल बनाए, बड़ा ये जो उसमें मसूरी में IAS अकेडमी है, अच्छा वो उसी की प्रॉपर्टी है, उसी को इन्होंने बना दिया। हाँ, उसके अलावा और कई जगह उसके कई प्रोजेक्ट थे, वो सब वन विभाग ने ले लिए, अपने कब्जे में कर लिए। तो उसका जो अंत हुआ उस एक समय में उसके बारे में कहा जाता है कि वो उत्तर भारत का रिचेस्ट पर्सन बन गया था। इतना पैसा उसने इतना कमाया, एक तो जहाँ भी उसने हाथ डाला वही पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। तो लेकिन उसका जो है
उसकी बीवी कहती थी, वहाँ के लोग नाराज रहते कि आप ये क्या कर रहे हो। वो कहता था कि नहीं, मैं सब वो करके जाऊँगा, मैं इसमें एक पौधा अगर मैंने वो किया काटा है तो एक चार लगाऊंगा, लेकिन किया नहीं। अच्छा, बातें करते हो। अच्छा। अगर लेखन की बात करें तो आज की जो पीढ़ी है उसे लगता है कि पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। पढ़ने वालों की संख्या मैं तो देखता हूँ, जब पुस्तक मेलों में जाता हूँ इतनी भीड़ दिखती है, लोग ऑनलाइन पे बिक्री होती है, लेकिन गंभीर लेखन केवल वही पढ़ते हैं जो उस विषय में कुछ आगे समझना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं। बाकी तरह तरह का राइटिंग है। अब तो स्टेशन पे उस तरह की वो रही नहीं कि पहले किताबें मिल जाती थी, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं, आजकल तो पॉडकास्ट वगैरह होने लगे, तो किताबों को उसमें सुनने में या ई बुक के रूप में अभी भी नए माध्यम जरूर नए आए हैं। और लेखक भी हमने देखा, बहुत सारे नए लेखक आ रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया में सबको बनाते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग अगर गंभीरता से लिखना चाहते हैं, उपन्यास, कहानी, उनके लिए आप क्या कुछ टिप्स दे सकते हैं, किस तरीके से वो लिखें? देखिए, जिसको जिस विषय में रुचि है उसी विषय में लिखे। मैंने पहले कोशिश की, कहानियाँ भी लिखी, छपी भी हैं मेरी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, 2 एक सामाजिक उपन्यास भी लिखे, लेकिन इतिहास में जो मुझे आनंद आता है और जो अपनापन लगता है वो कहीं और में नहीं लगता। कुछ लोग तो कहते हैं कि इतिहास में बना बनाया मिल जाता है, ये चीज़ें पता है, घटना पता है, आपने लिख दिया, लेकिन इतिहास में जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। फिक्शन आप लिखोगे, आपने अपने मन का लिखा, जो चाह लिख दिया, कहते हैं तो ये इसका किसी जिंदा या मुर्दा व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। और हम जो लिख रहे हैं, हमको एक एक शब्द पे और हमको एक एक घटना पे उस घटना को खोज के लाते हैं जो जिसका जो बिटवीन द लाइन्स है, जो उसका कहीं जिक्र नहीं है। मेरी एक किताब अभी आई सैयद ब्रदर्स पे है, किंग मेकर्स उन 2 भाइयों की कहानी है जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल बादशाह कमज़ोर हो गई थी, तो उन दिनों सत्ता संघर्ष चल रहा था, तो ये 2 भाई हावी हो गए और इन्होंने असली सत्ता इनके पास आ गई। इन लोगों ने जिसको चाहा बनाया, जिसको चाहा हत्या की, जिसको चाहा हटा दिया वहाँ से। 5 को इन्होंने किया 1713 से 1720 तक। अच्छा, इसमें रुचि कैसे जाएगी? रुचि इसलिए जाएगी कि ये मेरा जो गृह जनपद है मुजफ्फरनगर, ये मूल रूप से वहाँ के एक कस्बे के थे, जानसठ के रहने वाले थे। तो मैंने इनका इतिहास खोजा, इनके बारे में आप ये समझो 1713 से 1720 तक सत्ता यही चलाते थे, और उनका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। इतिहास में मिलते हैं 2-2 पन्ने, 2.5 पन्ने, एक कोई आर्टिकल आ गया, कहीं इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता उनको। ये 7 साल का पीरियड, मान लें 7 साल कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उसका कहीं जिक्र ना आए तो कितना अजीब लगेगा। तो मैंने इनका बहुत खोजा, बहुत जगह गया, बहुत आर्काइव से चीज़ें निकाली, तो जो चीज़ें निकल के आई तो उस पर मेरी लगभग 300 पेज की किताब थी। और उस किताब को लोगों ने इतना पसंद किया कि मेरे पास एक दिन एक फ़ोन आया। वो उन्होंने बताया कि वर्मा जी, मैं भारत का पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहा हूँ, डॉक्टर नसीम जादी को आप जानते हो, वो वहीं से रिटायर हो गए। तो नसीम जादी ने कहा मुझे कि आपने एक बड़ा काम किया, और आपको शायद मालूम नहीं कि हम उन्हीं सैयद ब्रदर्स के डिसेंडेंट्स हैं, और हम वो काम नहीं कर पाए जो आपने किया। और मैंने इस काम के लिए 2 लोगों को रखा था, पर वो सफल नहीं हो पाए। और आपने बहुत शानदार किताब लिखी, बहुत तथ्यात्मक लिखी, और हालांकि कुछ उसमें निगेटिव चीज़ें भी थी लिखी मैंने। तो मैंने कहा कुछ आपको शायद बुरा करें, नहीं कोई नहीं, जो इतिहास में वो आपने लिखा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो किताबें अपने आप जब एक किताब लिखते हैं तो उसमें आपको दूसरा कैरेक्टर मिल जाता है। इसी तरह से आगे जब भी कोई काम करेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एक कोई नया कैरेक्टर।
जो आपकी किताब का आगे हिस्सा होता है। हाँ तो आपको कुछ मिला नया कैरेक्टर? हाँ बिल्कुल मिले। हम्म। मुझे मिले ना, जैसे बेगम समरू का जो बेगम समरू ने जो किताब लिखी है, इस पर लिखते हुए एक चरित्र आया जॉर्ज थॉमस, जिसके बारे में कहा जाता कि बेगम के प्रेम संबंध थे उनसे और उनके हस्बैंड से झगड़ा, जो बताया अमृतलाल नागर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। तो मैंने इनके बारे में फिर और पढ़ना चाहा, बहुत खोजा, आर्काइव से खोजा, चीज़ों को ढूंढा, उस पीरियड की चीज़ों को समझा। तो वो आयरिश था, आयरलैंड का था, और यहाँ पर वो बिल्कुल अनपढ़ था और पानी के जहाज से अपनी किस्मत आजमाने आया था। कभी वहाँ रहा, मद्रास में रहा, पिंडारी हुआ करते थे, कहीं वो डाकुओं का समूह के साथ भी रहा। फिर देखा इनका कोई भविष्य नहीं है, फिर बेगम समरू के यहाँ, तो बेगम समरू ने पहले तो टाल दिया था, उसने कहा आप मुझे काम दे के देखिए। फिर बेगम समरू ने कहा अच्छा ठीक है, इन्होंने उसको काम पे लगाया। उसने जो काम किए, उसने आप समझिए, उसने भी एक अपना अलग साम्राज्य बाद में स्थापित कर लिया था। अच्छा। हरियाणा में एक जगह है हांसी, तो वो हांसी का राजा कहलाया। और हांसी में उसने, मतलब ये भी बात है 1801 से पहले की, 1784 में, 1798 के आसपास उसने जो काम किए, मराठे उसको आगे बढ़ाते रहे। फिर लेकिन जब देखा मराठों को कि ये बहुत आगे बढ़ गया, हमसे भी हावी हो गया, तो वे फ्रेंच लोगों से मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग इसके खिलाफ हो गए, सब ने मिल के उसको घेरा। उसने, आप समझिए कि उधर पंजाब तक सिखों को खदेड़ दिया था। उसने बेगम समरू को जब तक साथ रहा, बेगम समरू ने उसे किसी के कहने में आकर निकलवा दिया, तो उसने वास्ते अलग कर दिया। बेगम समरू को बाद में एक बार इसके लड़के ने कैद कर लिया था, इसकी सेना ने कैद कर लिया था। उसका दूसरे प्रेमी से चक्कर रहा, तो ये भाग रही थी छोड़ के वहाँ पे सबके अपना सामान बटोर के, क्योंकि क्रांति हो रही थी इनकी सेना में। तो ये पकड़ लिए गए। इन्होंने तय किया कि हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। उसने किया भी, उसने गोली मार ली, वो मर गया। ये बेगम समरू ने भी छुरा घोंपा, वो बच गई इस तरह से, जिंदा रही। फिर जब बच गई तो उसके कैद में रही 7-8-9 महीने बाद। तो इनको उसने इसी को मैसेज भिजवाया, जॉर्ज थॉमस को, कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, यहाँ पर बुरा हाल किया बंदे। तो ये जबकि इससे इसमें से निकाल दिया था और इसी पे हमला करने जा रही थी वो, जब ये विद्रोह हुआ। फिर भी ये आया और इसने, इस आदमी ने इसको अपने सैनिकों को लेकर आया, अपनी रणनीति बनाई और इसको बचाया। बचाने के बाद इसको फिर से पुनर्स्थापित किया इसके पद पे, और वहाँ से फिर गया। उसने कहा आप कहीं रहिए, आप मुझसे गलती हुई, आपको मैंने कहा नहीं, अब मैं आ नहीं रहूँगा, मेरी भी अपनी सल्तनत है। और हाँ, मेरा अपना बस ये है कि अगर मैं कभी नहीं रहूँ तो आप इतना काम करना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तो उस आदमी पे भी फिर मैंने इसका ढूंढ के उस पर किताब लिखी। अच्छा। वो भी वास्तविक कैरेक्टर था, बहुत बढ़िया। उसका मतलब उसका एक चरित्र बहुत शानदार रहा। मैंने जहाँ भी देखा उसके बारे में कोई निगेटिव बात नहीं, जिसके साथ रहा खुलकर रहा, जिसके विरोध में रहा तो फिर उसने छुड़वाई। मराठों ने उसकी हत्या कराने के प्रयास किए, लेकिन फिर भी उसने कहा कि जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं साथ दूंगा, लेकिन आप चाहे मेरे साथ कितना बुरा करें। फिर बाद में ये तय हुआ कि भाई उनको ये अपना पैसा ले जाओ, सब कोई हमारा पीछा छोड़ा यहाँ से। सब लोगों ने मिल के, तीनों देश के, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मराठों ने और फ्रेंच ने, सिख भी खिलाफ थे उनके। तो उसने कहा ठीक है। वो जा रहा था, लेकिन जाते जाते रास्ते में उसका तबीयत खराब हुई, उसकी डेथ हो गई। तो लेकिन बढ़िया करेक्टर था, ऐसे करेक्टर मिल जाते हैं। ऐतिहासिक करेक्टर आपको पसंद है और उसी में कड़ी से कड़ी निकलती मिल जाती है। जाती है। तो दोस्तों, ये थी राजगोपाल वर्मा जी के साथ आज की बातचीत, बहुत ऐतिहासिक। और जैसा उन्होंने कहा कि इतिहास लिखने में कठिन कार्य होता है फिक्शन के मुकाबले। तो जो भी लोग लिख रहे हैं वो तथ्यों के साथ लिखें, ताकि पढ़ने वाले को कुछ जानकारी वो मिले जो सच हो। बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद। और बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह नई नई पुस्तकें लिखते रहें, ताकि पीढ़ियाँ इतिहास को याद करती रहें। इतिहास के लेखक बहुत कम हैं। थैंक यू।